वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ कैप्टन जिले सिंह अकेडमी। मैं नीरज बुमरा स्वागत करता हूं बायोलॉजी की इस क्लास में। ठीक है, आज जो क्लास हमारी होगी वो 11th क्लास के टॉपिक्स की होने वाली है और 11th क्लास के टॉपिक में सबसे पहले हम जो टॉपिक कवर करने वाले वो होगा जूलॉजी पोर्शन। और जैसा कि आप सभी को पता है, जूलॉजी पोर्शन के अंदर जो सबसे पहला चैप्टर आता है वो हमारा आता है एनिमल किंगडम। ठीक है, तो जैसा कि हम हमेशा ही करते हैं, सबसे पहले चैप्टर का नाम है, उसी को थोड़ा सा एलिब्रेट करेंगे कि है क्या। देखो, हम अगर बात करें इस चैप्टर के नेम की, ठीक है, चैप्टर नेम की ही बात की जाए तो यहाँ पे लिखा है एनिमल किंगडम। ठीक है, एनिमल, सबसे पहले दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि एनिमल्स के अंदर क्या क्या। एनिमल्स के अंदर कोई भी डॉग, कोई भी कैट, ठीक है, या फिर कोई भी कैटल, सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, या एनिमल्स की बात करें तो यहाँ ढेर सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी रहेंगे जो हमने देखे भी नहीं है। फॉर एग्जांपल इनवर्टिब्रेट्स। अब ये नाम भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आने वाले जितने भी, इनवर्टिब्रेट्स के अंडर आने वाले जितने भी हमारे फाइलम्स हैं, जितने ही फाइलम है, वो सारे के सारे कुछ इस तरीके के ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जो हमने रियल लाइफ में तो बिल्कुल नहीं देखे होंगे। ठीक है ना, तो एनिमल सोचते ही दिमाग में ये चीज तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। हाँ, ये भी एनिमल का ही हिस्सा है, इसके साथ साथ ह्यूमन। अब बहुत से लोग बोलेंगे ह्यूमन, हाँ जी हाँ, ह्यूमन भी एनिमल के अंडर में ही आते हैं। किंगडम का मतलब है कि क्लासिफिकेशन का या फिर टेक्सोनोमी का सबसे अपर क्लास का। क्योंकि ना देखो, हमने चीजों को बांटा हुआ है किस तरीके से। टेक्सोनोमी में हमने चीजों को बांटा है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है, हमने इस तरीके से पूरे जो लिविंग्स को है वो इस तरीके से हमने डिवाइड कर रखा है। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं सिर्फ एक किंगडम, और वो भी कौन सा किंगडम हम पढ़ रहे हैं, एनिमिलिया के बारे में। उसके बाद उस किंगडम के अंडर आने वाले हम फाइलम्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। हाँ जी, तो लाइन बाय लाइन और वर्ड टू वर्ड हम इस चैप्टर को करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, When you look around, you will observe different animal with the different structure and form। तो एक चीज तो क्लियर है कि और जितने एनिमल्स हैं वो सारे के सारे सेम नहीं है, और उनके अंदर मिलने वाली स्ट्रक्चर और उनकी फॉर्मेशन वो भी सेम नहीं है। ठीक है, इसके बाद एज ओवर अ मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल हैव बीन डिस्क्राइब टिल नाउ। अभी तक का मानना है कि लगभग कितनी मिलियंस ऑफ स्पीसीज हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब अगर माने हम नॉर्मली के 1.7 मिलियन स्पीसीज, 1.7 मिलियन स्पीसीज हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डाटा 1.7 मिलियन स्पीसीज हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। द नीड फॉर द क्लासिफिकेशन बिकम ऑल द मोर इंपॉर्टेंट। अब ये जो क्लासिफिकेशन की नीड है ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि द क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प इन असाइनिंग सिस्टमेटिक पोजीशन टू द न्यूली डिस्क्राइब स्पीसीज। देखो, हमने चीजों को ग्रुप में बांटना है। अब चीजों को ग्रुप में बांटना है तो सीधी सी बात है भाई, अगर ग्रुप में हमने उनको बांटा है तो बहुत सी चीजें आसान हो जाएंगी। एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बताता हूं। मान लो मैं बोलता हूं डॉग, तो डॉग दिमाग में आते ही कोई एक पर्टिकुलर डॉग तो नहीं होगा जो आपके घर में है, नहीं ना। डॉग बोलते ही दिमाग में वो सारे डॉग्स आ जाएंगे तो जो आसपास हैं, गली में है, अलग अलग ब्रीड के हैं। अब यहाँ पे एक टास्क है, वो टास्क क्या है कि हमने डॉग को वैक्सीनेट करना है। हमने डॉग को वैक्सीनेट करना है। सिर्फ मैंने डॉग बोला, अगर किसी को टास्क मिला है डॉग को वैक्सीनेट करने का तो वो सीधा डॉग के पास ही जाएगा, क्योंकि हमने चीजों को बांट रखा है। इमेजिन करो ग्रुप ऑफ एनिमल्स है जहां हमें चीजों का क्लियर ही नहीं है कि डॉग कौन है, कैट कौन है, और फिर मैं बोलूं कि डॉग को वैक्सीनेट करना है। क्या वो टास्क इतना इजी है अभी कि हम सीधा सीधा उस डॉग को वैक्सीनेट करके आए? नहीं। तो इस तरीके से चीजें आसान भी हो जाती हैं। क्लासिफिकेशन करने के बाद हम डिजीज को भी देख पाते हैं, हम उनको समझ भी पाते हैं, हम पूरे ऑर्गेनिज्म को भी समझ पाते हैं क्लासिफिकेशन के थ्रू। ठीक है,
लेकिन हमने एनिमल को क्लासिफाई किया है, उसके आधार क्या है, बेसिस क्या है, ठीक है। तो बेसिस हम देखेंगे किन किन बेसिस पे हमने एनिमल्स को अलग अलग किया है। तो देखो, difference in structure form the different animal. There are the fundamental feature commonly to the various individual in relation to the arrangement of the cell. हमने सेल के बेसिस पे, बॉडी सिमेट्री के बेसिस पे अलग किया है, नेचर ऑफ सिलोम के बेसिस पे अलग किया है, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनके बेसिस पे भी अलग किया है। These features are used as the basic of the animal classification and some of these them are discussed here. अब जो जितने भी हमने क्राइटेरिया रखे हैं यहाँ पे, सेल है, बॉडी सिमेट्री है, नेचर ऑफ सिलोम है, या डाइजेस्टिव और सर्कुलेटरी सिस्टम में, हम इनको वन बाय वन एक एक करके अभी क्लियर करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमिलिया आर मल्टी सेलुलर। एनिमिलिया के अंदर सभी कैसे आते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। लेकिन एक चीज है कि उनमें से सारे के सारे डू नॉट, सारे के सारे एक जैसा अरेंजमेंट नहीं शो करते, सबका अरेंजमेंट अलग अलग रहेगा। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल इन स्पंजेस, स्पंजेस का इन्होंने एग्जाम्पल लिया है, द सेल आर अरेंज एज लूज सेल एग्रीगेट्स, की जो सेल की अरेंजमेंट है वो बहुत ही लूजली है, ठीक है, लूजली अरेंजमेंट है सेल की, कहां पे, स्पंजेस के अंदर। दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स व्हाई स्पंजेस के अंदर हमें कैसा सेलुलर लेवल देखने को मिलता है, हमें मिलता है कैसा ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, सेलुलर लेवल का। सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, कि एक ही सेल, ठीक है, एक ही सेल, या फिर सेल डेवलप ही नहीं हो पाई, सवाल ये, तो एक सेल तो नहीं रहेगी यहाँ पे डेफिनेटली, यहाँ पे सेल ग्रुप ऑफ सेल्स रहेंगे, ठीक है, लेकिन वो इतने भी डेवलप नहीं हो पाए कि भाई उनको हम उनको टिश्यू बोला जा सके, ठीक है। सम डिवीजन ऑफ द लेबर एक्टिविटी अकर्स अमोंग द सेल। अब इनके अंदर बहुत सी लगभग जो सर्वाइवल की एक्टिविटी हो सारी की सारी ही परफॉर्म होती हैं। इन सिलेंट्रेट्स, अगर हम सिलेंट्रेट की बात करें, द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। जो अरेंजमेंट है, सेल जो एक दूसरे के ऊपर रखी हुए हैं, किसी भी तरीके से अरेंज है, वो स्पंजेस के कंपैरिजन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देता है। सम हेयर द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू द टिश्यू। यहाँ पे जो सेल अरेंजमेंट है वो लगभग किसके जैसा है, टिश्यू के जैसा है, क्योंकि हमें पता है ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज, ग्रुप ऑफ फंक्शनल सेल इज नोन एज टिश्यू, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा हमें, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। अब इससे आगे और हायर लेवल पे अगर हम जाते जाएंगे तो इसी तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल है वो भी बढ़ता जाएगा। इसके जस्ट बाद हमें देखने को मिलेगा ऑर्गन लेवल, ठीक है। ऑर्गन लेवल में अगर एग्जाम्पल देखे जाए तो हम देख सकते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस का, ठीक है, अदर फाइला जो टिश्यू लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन लेके घूम रहे हैं, या फिर टिश्यू से अपर लेवल का। तो इसी तरीके से ढेर सारे एनिमल्स को उनके अलग अलग क्राइटेरिया में रखा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल चार ही है। हम सेलुलर लेवल को काउंट करते हैं, हम टिश्यू लेवल को काउंट करते हैं, हम ऑर्गन लेवल को काउंट करते हैं, हम ऑर्गन सिस्टम लेवल को काउंट करते हैं, ठीक है। और इन्हीं के बेसिस पे हमने अलग अलग ऑर्गेनिज्म को भी बांटा है। ये तो एक बेसिस है, ठीक है। In the animal like annelids, arthropods, mollusks, and echinoderms, and chordates, organ have the associated to form the functional system. तो इनके अंदर कौन सा मिलेगा हमें, ऑर्गन सिस्टम लेवल देखने को मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन का, क्लियर है। इसी तरीके से नेक्स्ट हम देखेंगे कि द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थेस हैज ओनली ए सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस। ये चीज आप लोग यही क्लियर कर लेंगे, क्योंकि वैसे तो हम इस प्लेटीहेल्मिन्थेस को आगे पढ़ने वाले डिटेल से, लेकिन यहां भी हम इस चीज को अच्छे से याद रखें कि प्लेटीहेल्मिन्थेस जो फाइलम है उसके अंदर आने वाले जितने भी एनिमल्स हैं उनके पास केवल बॉडी के बाहर एक ही ओपनिंग है, वो उसी एक ओपनिंग से खाते हैं और उसी एक ओपनिंग से जाते हैं, ठीक है। दैट्स वाई लिखा है कि माउथ और एनस का वर्क एक ही ओपनिंग कर रही है, किसके अंदर, प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर, ठीक है। इसके जस्ट बाद हम देखेंगे इस तरीके का जो डाइजेशन है जैसा प्लेटीहेल्मिन्थेस में देखने को मिला है, ऐसे डाइजेशन को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेशन,
तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए दो ओपनिंग होना जरूरी है, सेपरेट माउथ और सेपरेट एनल। क्लियर है? उसके जस्ट बाद इसने बात की है सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास दो ही है, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। ठीक है, ओपन टाइप में क्या होगा, इन विच ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट, जो खून है वो हार्ट से बाहर पंप किया जाएगा, सेल एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ इनटू इट। ठीक है, क्या मान लो हार्ट के अंदर ब्लड है, हार्ट उस ब्लड को पंप आउट कर देगा बाहर। हमारे अंदर क्या है कि जो ब्लड है ना वो ऐसे ही नहीं है कि भाई हार्ट ने पंप किया, ब्लड ऐसे बिखरा हुआ है पूरी बॉडी में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे अंदर पूरा अच्छे तरीके से वेसल सिस्टम है, पूरे अच्छे तरीके से वेसल सिस्टम है। भाई ऑक्सीजनेटेड अलग से जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड अलग से जा रहा है। ठीक है, उसके बावजूद भी बड़ी जो आर्टरी है, फिर छोटी है, फिर उनसे छोटी है, मतलब एक प्रॉपर मैनेजमेंट है। ठीक है, किसका, ब्लड को लाने का और ले जाने का। दैट्स वाई हम बिलोंग करते हैं क्लोज टाइप से। लेकिन क्या हो कि हार्ट के अंदर तो ठीक है, लेकिन हार्ट के जस्ट बाद कोई भी ब्लड वेसल से नहीं है, जो ब्लड है वो ओपनली दौड़ रहा है, जितने भी ऑर्गन है, सेल, वो डिप है ऑलरेडी, उसमें नहाए हुए हैं ब्लड में। तो इस तरीके का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या कहलाएगा, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर है? तो ये आपका जनरल इंट्रोडक्शन था, और अभी वन ही हुआ है, हमने पढ़ा है ना बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक ही है। ठीक है, इसके बाद सेकंड देखते हैं हम। सेकंड हम देखते हैं कि सिमेट्री। अब सिमेट्री क्या है, देखो यहां तीन नाम दिए गए हैं, ए सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री, तीन नाम है। ठीक है, तीनों में कुछ एक एग्जाम्पल भी दिए होंगे, सिलेंट्रेट्स, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेट्स हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान, किसके जैसा, 4.1a, ये हमारा दिया हुआ है रेडियल। ठीक है, इसके जस्ट बाद एनालिड्स के अंदर, आर्थ्रोपोड्स के अंदर हमें कैसा देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा कैसा, बाइलेटरल। अब समझते हैं एक बार ये तीनों वर्ड हैं क्या। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूं, मेरे दो हिस्से करने हैं, टू हाफ करने हैं। अगर मेरे को यूं बीचों बीच काटा जाए, अगर मेरे को यूं बीचों बीच काटा जाए, तो काटने के बाद दो इक्वल हाफ तो हो गए, ठीक है, लेकिन क्या मिरर इमेज बनी? अब मिरर इमेज कैसे, जैसे तुम शीशे के सामने खड़े होते हो तो एग्जैक्ट जो चीज सामने की तरफ है वही चीज तुम्हें मिरर में दिखेगी, वो एग्जैक्ट चीज है। तो ऐसे अगर मुझे बीचों बीच यूं काटा जाए तो टू इक्वल हाफ भी बनेंगे, और इक्वल हाफ के साथ साथ मिरर इमेज भी बनेगी। ठीक है, अगर इस तरीके का हो रहा है तो वो कैसी सिमेट्री देखने को मिलेगी हमें, बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, फिर से एक बार हम फिर से बीचों बीच काटते हैं। ठीक है, बीचों बीच काटे, दो इक्वल हाफ तो हो गए, लेकिन मिरर इमेज नहीं मिली। ठीक है, अब ये वाला एंगल देख सकते हैं, मैं साइड से अगर मुझे यूं काटा जाएगा, ठीक है, लेटरल साइड से काटा जाएगा तो टू हाफ हो जाएंगे, लेकिन क्या मिरर इमेज नहीं है, नहीं है ना, मिरर इमेज नहीं है। तो ऐसी सिमेट्री हमें क्या दिखाती है कि वो कैसी है, रेडियल सिमेट्री है। ठीक है, इसके जस्ट बाद रेडियल सिमेट्री होगी। रेडियल सिमेट्री के जस्ट बाद अब देखो कोई ऑर्गेनिज्म है, उसको बीच में से काट दिया गया है, उसको बीच में से काट दिया गया है। ठीक है, लेकिन दो हाफ तो हुए, इक्वल हाफ तो बिल्कुल नहीं हुए। ठीक है, इक्वल हाफ तो बिल्कुल नहीं हुए, इक्वल हाफ नहीं हुए तो मिरर इमेज बनने का तो कोई चांस ही नहीं है। अब ऐसा एग्जाम्पल कहां, ऐसा एग्जाम्पल अमीबा देखा, अमीबा हर बार अपना शेप चेंज करता है। अब जब हर बार अपना शेप चेंज करता है तो इसमें दो टुकड़ों में काटे भी गए तो इक्वल हाफ नहीं बनेंगे हमारे। ठीक है ना, तो टू इक्वल हाफ हमारे नहीं बनेंगे। इसके बाद तो तीसरा क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया, वो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया हमारा रहेगा लेयर्स को लेके। अब लेयर्स के बेसिस पे हमने दो नाम दिए हैं, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो देखिए जरा एक बार, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक को समझने के लिए ना सबसे पहले तो एनसीईआरटी के जो डायग्राम्स है ना ये अच्छे से देखेंगे हम। देखिए अब इन डायग्राम्स में देखो, एक तो ये डायग्राम है अच्छे से अरेंज है, ये ब्लैक वाला पार्ट, रेड वाला और ब्लू वाला पार्ट, ऐसे ही यहाँ पे एक चीज की कमी है, जो रेड रीजन है उसमें इस तरीके का कोई शेप नहीं बना हुआ। ठीक है, तो देखते हैं, अगर ये तीनों ही लेयर प्रेजेंट है और इनका नाम है, तीनों लेयर का कुछ ना कुछ नाम है। आउटर लेयर है, इसको एक्टोडर्म बोलते हैं,
सेंटर में जो रेड रीजन है इसको हम बोलते हैं मीजोडर्म, ठीक है, इसको हम बोलेंगे मीजोडर्म। और जो सबसे अंदर की तरफ है वो हमारी रहेगी एंडोडर्म, ठीक है। अगर तीनों ही वेल अरेंज्ड अगर लेयर्स हैं तो वो हमारे किसके अंडर में आ जाएंगे, वो आ जाएंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। अब इस डायग्राम को देख लीजिए, एक्टोडर्म है, अच्छे से है, एंडोडर्म भी अच्छे से है, लेकिन बीच वाली जो चीज है, ये रेडनेस वाला ये एरिया है अच्छे से, लेकिन अरेंज सेल नहीं है यहाँ पे। तो इसके लिए एक नया वर्ड निकल के सामने आया, दैट इज नोन एज मीजोग्लिया, ना कि मीजोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोग्लिया और एंडोडर्म, अगर इस तरीके की तीन लेयर मिलती हैं तो वो कैसे एनिमल्स हैं, वो हमारे आएंगे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से चीजों को डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक की कैटेगरी में डाला गया है तो देखिए, प्लेटीहेलमिन्थेस से लेके कोर्डेट तक सारे के सारे ही तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। इसके अलावा इससे पहले हम देखें तो मीजोडर्म, मीजोडर्म की एब्सेंस में यहाँ पे मिलेगा मीजोग्लिया, और ऐसी जितनी भी ऑर्गेनिजम्स है उनको हम लिखेंगे किसमें, डिप्लोब्लास्टिक में, ठीक है। इसे नेक्स्ट देखते हैं हम, फोर्थ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। फोर्थ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि सिलोम, सिलोम वर्ड जो है इसके बेसिस पे तीन तरीके के ऑर्गेनिज्म है, सिलोमेटिड है, एसिलोमेटिड है, या फिर स्यूडोसिलोमेटिड है, ठीक है। अब इन चीजों को समझो, ये डायग्राम हमने अभी अभी देखा था प्रीवियस उसमें, क्या ये ट्रिप्लोब्लास्टिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हाँ जी, क्यों? क्योंकि यहां पे हम देखेंगे ये एक्टोडर्म है, ये है एक्टोडर्म, ये सेंटर वाली जो लेयर है ये है मीजोडर्म, ये जो लेयर है ये हमारी है एंडोडर्म, ठीक है। अगर तीनों की तीनों लेयर प्रेजेंट अच्छे से बिना किसी चेंजमेंट के, तो वो ऑर्गेनिज्म हमारे कौन से होंगे, वो हमारे हो जाएंगे एसिलोमेट, कि कोई भी सिलोम नहीं है। अब इस वाले डायग्राम को देखो, इस वाले डायग्राम में एक्टोडर्म अच्छे से प्रेजेंट है, एंडोडर्म भी अच्छे से प्रेजेंट है, लेकिन जो मिडल लेयर है ना मीजोडर्म, ये कुछ प्रेजेंट है कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसा अगर हमें देखने को मिलता है लेयर में, वो ऑर्गेनिज्म हम काउंट करेंगे किसके अंडर, सिलोमेट के अंडर, ठीक है। अब इस वाले डायग्राम को देखो, यहां पे एक्टोडर्म भी है, यहां पे एंडोडर्म भी है, लेकिन यहां पे अपना ही एक वजूद बनाया हुआ है, किसने, मीजोडर्म लेयर ने, और बाकी पूरा स्पेस खाली है यहाँ। इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है तो स्यूडोसिलोमेट, स्यूडो का मतलब क्या होता है, दिखावा, कि वो चीज है भी और वो चीज नहीं भी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने तीन सिलोम के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया है, एक वो जो एसिलोमेट है, एक वो जो स्यूडोसिलोमेट है, एक वो जो सिलोमेटेड है, ठीक है। इसके बाद आता है फोर्थ क्राइटेरिया, फोर्थ क्राइटेरिया हमारा रहेगा सेगमेंटेशन का। सेगमेंटेशन को समझो, आप लोगों ने अर्थवॉर्म को देखा होगा, अर्थवॉर्म में कुछ इस तरीके के सेगमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल ये एक अर्थवॉर्म है, कुछ इस तरीके से सेगमेंट देखे होंगे आपने, कुछ इस तरीके से सेगमेंट। ये जो सेगमेंट्स हैं, टुकड़े हैं जो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये सेगमेंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलो सेगमेंट तो एक वर्ड हो गया इंग्लिश का, अब बायोलॉजिकली बात करते हैं इसमें। ये सेगमेंट ना होके इनके लिए हमने एक वर्ड दिया है, दैट इज नोन एज मेटामर, हम इनको बोलते हैं मेटामर। और ये ढेर सारे मेटामर कभी ना कभी तो बने ही होंगे, तो ये जो बनने का प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं मेटामेरिज्म, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे मेटामेरिज्म। तो मेटामर्स का बनना मेटामेरिज्म कहलाएगा, और ये प्रोसेस भी हमें देखने को मिली, और इसी के बेसिस पे सेगमेंटेशन हम एक बेस लेके आए जिसपे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया हमने, क्लियर है। लास्ट जो बेस आता है वो आता है नोटोकोड। क्या है ये नोटोकोड? Notochord is a mesodermally derived rod-like structure formed on the dorsal side during embryonical development in some animal. अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए डोर्सल साइड कौन सी हमारी, फ्रंट जो साइड है वेंट्रल है, ये डोर्सल है, दिस साइड इज नोन एज लिटरल साइड, ठीक है। इसने बोला है कि डोर्सल साइड मतलब पीछे की तरफ, डोर्सल साइड जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कब थी, जब फीमेल के अंदर डेवलपमेंट चल रही थी, उस टाइम पे डोर्सल साइड में मीजोडर्म से ड्राइव हुआ एक स्ट्रक्चर नोटोकोड है, जो कि रोड लाइक स्ट्रक्चर है। एनिमल विद द नोटोकोड आर कॉल्ड कोडेट्स।
अब जिनके पास नोटोकोड है वो एनिमल क्या कहलाएंगे, नोटोकोड कोडेट्स कहलाएंगे। एंड दोज एनिमल्स विच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज नॉन कोडेट्स, और वो के सारे नॉन कोडेट्स हैं। एग्जांपल के लिए पोरीफेरा एंड इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें रहेंगी, ये 6 बेसिस रहेंगे जिसके क्राइटेरिया को मान के हमने चीजों को बांटा हुआ है। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है ना ये सारी चीजें? ठीक है। तो हमारे सामने अभी एक टेबल है, देखो। सबसे पहले एनीमिलिया। एनीमिलिया के अंडर में कैसे ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या फिर टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम पे 2 क्राइटेरिया बांटे। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिर्फ और सिर्फ सेल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, एक ही फाइलम है, दैट इज नोन एज पोरीफेरा। ठीक है। टिश्यू लेवल पे भी अगर हम सिमिट्री बांटे, देखो सेलर के पास तो सिमिट्री ही नहीं है, जो सेलर है ना सिमिट्री है ना सिलोम का कोई चक्कर है। ठीक है, जिनके पास टिश्यू है, ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है, उनके पास सिमिट्री है। किस तरीके की? 2 सिमिट्री, या तो रेडियल या बाइलेटरल। जो रेडियल सिमिट्री वाले हैं उनके पास भी सिलोम नहीं है, तो ठीक है। ऐसे कौन कौन से सिलेंट्रेट्स हैं, टीनोफोरा है। ठीक है। बाइलेटरल वाले हैं उनके पास सिलोम का क्राइटेरिया है, 3 तरीके का है। जिनके पास कैविटी है, जिनके पास कैविटी नहीं है एसिलोमेट, जिनके पास फाल्स कैविटी है स्यूडोसिलोमेट, और जिनके पास ट्रू सिलोम है वो सिलोमेट। इसी के बेसिस पे हमने इनको भी बांट दिया, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केहेलमिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मुलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। ठीक है, तो एक फ्लो चार्ट है जो काफी इजी बना देगा आपके उस थ्योरेटिकल पार्ट को समझने के लिए। क्लियर? और इसी के बेसिस पे आज हम ये एक टॉपिक करेंगे, कौन सा? पोरीफेरा। देखते हैं पोरीफेरा वाला। देखिए, वो 6 बेसिस याद रखेंगे हम। 6 बेसिस कौन से? सेलर लेवल था, ऑर्गेनाइजेशन लेवल था, सिमिट्री थी, सेगमेंट था, नोटोकोड्स थे, और हमारा सिलोम था, और सिमिट्रीज थी। ठीक है, उन्हीं चीजों को याद रखेंगे, उनके बेसिस पे देखो। अभी सबसे पहला फाइलम, किंगडम एनिमिलिया के अंडर में आने वाला सबसे पहला फाइलम इज नोन एज पोरीफेरा। इस फाइलम के अंडर में आने वाले जितने भी एनिमल्स हैं उनको एक कॉमन नाम दिया है, और वो कॉमन नाम क्या है? स्पंजेस। ठीक है, दे आर जनरली मेराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिक। ये रहते कहां है? मेराइन। मेराइन बोले तो मतलब सॉल्टेड वाटर। मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल, नॉट ऑल, उसने बोला मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल है। मतलब एसिमेट्रिकल कैसे होंगे? उनको काटो बीच में से, 2 मिरर इमेज तो छोड़ो, उनके अंदर 2 इक्वल हाफ ही नहीं बनेंगे। ठीक है। दे आर प्रिमिटिव मल्टी सेलर एनिमल, मतलब सबसे पुराने मल्टी सेलर एनिमल्स इनको माना जाता है। ऑर्गेनाइजेशन कैसा? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सिर्फ और सिर्फ सेल मिलेंगी, और सेल की अरेंजमेंट इस तरीके से नहीं मिलेगी कि वो टिश्यू में कन्वर्ट हो जाए। स्पंजेस के पास, अच्छा हाँ, अब जितने भी फाइलम पढ़ेंगे ना एनिमिलिया के अंडर में, उन सबके पास एक खास करेक्टर है और उसका खास फंक्शन है, नाम भी अलग लेंगे तो ध्यान रखना। इसके पास स्पंजेस हैव द वाटर ट्रांसपोर्ट और द कैनाल सिस्टम। इसका जो खास करेक्टर क्या है वो है वाटर ट्रांसपोर्ट और द कैनाल सिस्टम। क्या है कैनाल सिस्टम? देखो, इनकी बॉडी के अंदर पानी एंटर करेगा, किधर से? माइन्यूट पोर्स। माइन्यूट पोर का मतलब छोटे छोटे होल हैं। उन माइन्यूट पोर को एक नाम दिया है, वो नेम क्या है? ओस्टिया। इनकी बॉडी में एंट्री कर गया। अब जैसे इनकी बॉडी में एंट्री करेगा, कुछ देर वो वाटर ठहरेगा वहां पे, तो द बॉडी वॉल इनटू द सेंट्रल कैविटी, और वो जो सेंट्रल कैविटी जहां रुकेगा उसको हमने बोला स्पोंजोसिल। क्या बोला है? स्पोंजोसिल। पानी एंटर किया कहां से? ओस्टिया से, अब रुकेगा कहां? जाके स्पोंजोसिल में। ठीक है। इसके बाद फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्क्यूलम, फिर कुछ देर रह के वो पानी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलेगा कौन से पार्ट से? ऑस्क्यूलम पार्ट से।
तो ये ऑस्टिया से लेके ऑस्कुलम तक क्या है, कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट। अब ये करता क्यों है इस चीज को, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो देखो, ये इस पाथवे से वाटर को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, किस लिए? ताकि ये फूड ले सके, फूड गैदरिंग में हेल्प कर, ये रेस्पिरेटरी एक्सचेंज कर सके, मतलब गैसेस की अपनी जितनी भी अमाउंट है इनको चाहिए वो कंप्लीट कर सके, और अपना वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकाल सके। ठीक है, तो इस वाटर कैनाल सिस्टम का यूज ये इन 3 कामों के लिए करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वाइनोसाइट्स, और इन्हीं का दूसरा नाम है कोलर सेल, लाए इन द स्पोंजोसिल। स्पोंजोसिल मतलब वो कैविटी जहां कुछ देर पानी रुका था, वहां पे क्वाइनोसाइट या फिर कोलर सेल नाम की सेल देखने को मिलती है। डाइजेशन जो इनके अंदर है वो इंट्रासेलुलर है। ठीक है, इंट्रासेलुलर मतलब सेल का सेल के अंदर ही डाइजेशन होगा। बॉडी इज सपोर्टेड बाय द स्केलेटन, इनकी जो बॉडी स्केलेटन की बनी हुई है। ठीक है, सॉरी स्पोर्ट जो करती है वो स्केलेटन करती है, और ये स्केलेटन बना किस चीज का है? ये बना है स्पिक्यूल्स का या फिर स्पॉन्जिन फाइबर का। क्लियर है? सेक्स इज नॉट सेपरेट, इसलिए इनको नाम दिया हर्मेफ्रोडाइट। सेक्स इज नॉट सेपरेट का मतलब मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होंगे, मेल और फीमेल अलग अलग नहीं है। एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। अब जब एग्स और स्पर्म, ठीक है, फीमेल और मेल, ये दोनों ही चीजें एक ही इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर रहा है। स्पंजेस आर रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, जो स्पंजेस हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करती हैं, और एसेक्सुअल में भी कौन सा टाइप? फ्रेगमेंटेशन। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। और ये तो क्लियर है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई शो करेगा तो गैमेट्स तो बनाने पड़ेंगे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो इनके अंदर में है वो कैसा रहेगा? वो रहेगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर, मेल या फीमेल कोई भी है, अब इनमें तो एक ही है, लेकिन बॉडी के अंदर होगा फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट का मतलब पेरेंट आफ्टर बर्थ केयर नहीं करेंगे। ठीक है, हैविंग लार्वल स्टेज, और ऐसी जगह पे हमें लार्वा देखने को मिलेगा। विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडल्ट, और हाँ, लार्वा डेफिनेटली अडल्ट से तो डिफरेंट ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, अभी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। साइकोन्स आते हैं इसके अंदर, स्पोंजिला आते हैं इसके अंदर, और यू स्पोंजिया आते हैं इसके अंदर। ठीक है, और इनके भी कॉमन नेम है। साइकोन को हम स्काइफा भी बोल देते हैं, स्पोंजिला को हम फ्रेश वाटर स्पंज भी बोल देते हैं, और यू स्पोंजिया को बोला जाता है बाथ स्पंज। ठीक है, ये रहे डायग्राम्स इनके, साइकोन, यू स्पोंजिया एंड स्पोंजिला। तो इस तरीके से ये सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, किसके? पोरीफेरा के। तो आज हमने इस क्लास में सीखा क्या? हमने क्लासिफिकेशन के बेसिस सीखे हैं। जिस क्लासिफिकेशन, कौन से बेसिस? कि जिनके बेस पे हमने ग्रुप बनाए हैं, फाइलम बनाए हैं किंगडम एनिमिलिया के, और उन्हीं में से हमने एक फाइलम कवर किया है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इस क्लास को कंटिन्यू करते रहेंगे आगे भी ऐसे ही लेक्चर्स में। आज के लिए इतना ही, और आई होप इसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस ट्राई जरूर करेंगे। थैंक यू।